अगर आप एक यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ कैंडिडेट हैं या पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और आप सोच रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में अगर मैं नेट का एग्ज़ाम फिल करूंगा तो शायद मेरे सिलेक्शन के चांसेस, क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आपके सभी डिलेमा, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस छोटी सी वीडियो में करने वाली हूँ, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूजीसी का फॉर्मूला एसेंशियली सिलेक्शन का क्या है, पहले एक बार उसको समझ लेते हैं। ये समझने के बाद आप समझ पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में प्रॉबेबली आपका बेटर सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, मान लीजिए यूजीसी ने टोटल एक सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट नंबर 1, इसमें टोटल 120 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया। अब इन 120 में से सभी स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देना है यूजीसी नेट का, जिसके बाद उनको पेपर 1 पेपर 2 के बेसिस पे एक क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर करने हैं, एंड दैट क्वालिफाइंग पैरामीटर इज ऑफ 40%। तो पेपर 1 पेपर 2 में जब आप 40% स्कोर करेंगे तभी आपको फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। मान लीजिए कि आप इनमें से 20 बच्चे हैं जिन्होंने ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मीट नहीं किया, सिर्फ 100 बच्चे हैं जिन्होंने ये मिनिमम क्राइटेरिया मीट किया। तो अब हमारे पास बचते हैं अ टोटल ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अब ये 100 स्टूडेंट्स जो हैं ये मेरिट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। अब ये जो आपकी मेरिट है, मेरिट बनती है ऑन द बेसिस ऑफ टॉप 6% स्टूडेंट्स। मतलब ये जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, ये 100 स्टूडेंट्स में से टॉप 6% स्टूडेंट्स को नेट के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। इसका मतलब है कि 100 में से 6% हुआ 6 स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट्स को हम नेट क्वालिफाइड मानेंगे। ठीक है, और इन 6 स्टूडेंट्स का टॉप 6% जो है उनको हम जेआरएफ कैंडिडेट्स मानेंगे। ठीक है, इस टॉप का भी टॉप 6% ये जेआरएफ सिलेक्शंस होते हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर मैं इस एग्जाम्पल का केस लूँ तो ऑलमोस्ट एक से भी कम बच्चा है जिसका जेआरएफ हो रहा है। मतलब तकरीबन अगर आपके पास एक एग्जाम है जिसमें 25 से 30 हजार बच्चे हैं जो कि अपियर कर रहे हैं, तो उसमें से हार्डली कोई 150-200 बच्चे ही हैं जो जेआरएफ का क्वालिफाई कर रहे होते हैं उस सब्जेक्ट में। अब ये बात, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको समझ आ गया है तो इससे आप एक दूसरी बात भी समझेंगे कि अगर मान लो 100 बच्चे नहीं 1000 बच्चे क्वालिफाई हुए होते तो इसमें से भी हम टॉप 6% को ही देख रहे होते। अगर 100 बच्चों का टॉप 6% 6 है तो हमारे पास 1000 बच्चों में टॉप 6% कितना हो गया? इस केस में जो है 60 स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे होते। राइट, यही बात होती ना, 10% जो है स्टूडेंट्स और बढ़ जाते। अब अगर यही नंबर जो है 10,000 हो जाता तो उसमें से 600 बच्चे जो है एग्जाम क्वालिफाई कर रहे होते। एम आई राइट? ये बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से मेरा मुद्दा ये उठता है कि इट डज नॉट एक्चुअली मैटर कि आप किस सब्जेक्ट में हैं या किस सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई करना आसान है, क्योंकि अल्टीमेटली आप चाहे 100 बच्चे उस रेस में अपियर कर रहे हैं, चाहे 10,000 बच्चे, चाहे 50,000 बच्चे उस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, डजेंट मैटर। आपको रिलेटिवली अपने स्कोर में, अपने सब्जेक्ट में टॉप 6% में आना है, तभी आपको जो है नेट क्वालिफाइड माना जाएगा। अब अगर रीसेंट जो यूजीसी ने अपना प्रेस रिलीज किया था जिसके अंडर उन्होंने हमें नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये 25 जुलाई को 2023 को यूजीसी ने अपना एक सर्कुलर रिलीज किया है जिसके अंदर जो जून साइकिल है उसके रिजल्ट की सारी जानकारी हमें दी है कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया, जो तकरीबन 6 लाख प्लस थे। इसमें से सिर्फ 4 लाख प्लस स्टूडेंट्स ही अपियर किए, यानी 2 लाख बच्चे जो है वो अपियर नहीं किए। इसमें से मेल फीमेल थर्ड जेंडर रेशो भी हमें जो है दे दिया गया है, कैटेगरी वाइज रेशो भी हमें दे दिया गया है हमारे लिए। लेकिन ये देखना जरूरी नहीं है, हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप क्या रहा था, कि पर सब्जेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपियर किए थे, उसमें से कितनों का नेट क्वालिफाई हुआ है, कितनों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो आपको अभी भी फॉर्मूला में समझा चुकी हूँ, एक बहुत ही इनके बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेगा किसी सब्जेक्ट में जो अपियर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिड्यूस हो जाएगा हु आर अपियरिंग इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ऑफ कोर्स जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। सो डज नॉट मैटर कि एक पेपर में 1000 बच्चे अपियर किए थे एक सब्जेक्ट के अंदर या 1 लाख बच्चे अपियर किए थे, क्योंकि उनमें
से टॉप 6% का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो आपके लिए मैटर ये करता है कि आप जिस सब्जेक्ट में अपियर कर रहे हैं आप उस सब्जेक्ट में अपनी मास्टरी रखें। मैं एक बेसिक आपको आइडिया फिर भी बता देती हूँ। जितने भी हमारे कैनोनिकल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लिटरेचर हो गया, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, ये कुछ टॉप के 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट उसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन भी ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि बच्चों का उसमें अपियरेंस ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि उस टॉप 6 में पहुंचना भी आपके लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन बढ़ गया ना। कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो दूसरे बच्चों को पीछे हटा के आगे जाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 0.00% की यहाँ पे फिर गेम बन जाती है। आपको एक कैंडिडेट से आगे आने के लिए या फिर उस टॉप 6% में आने के लिए ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी अगर आपके सब्जेक्ट में ज्यादा स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस की बात कर रही हूँ, इसका कोड है नंबर 2। पॉलिटिकल साइंस में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, 34,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपियर किए। तो बेस्ड ऑन दैट इसमें 2200 स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 2300 स्टूडेंट्स का नेट क्वालिफाई हुआ और 347 का जेआरएफ हुआ। अब आप इसको बिल्कुल रिड्यूस करके देखो। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिलॉसफी। फिलॉसफी में सिर्फ 3800 स्टूडेंट्स अपियर किए। तो बेस्ड ऑन दैट नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी गिर गए, क्योंकि है तो टॉप 6% लेकिन इसका टॉप 6%। तो यहाँ पे सिर्फ 302 बच्चा जो है सिलेक्ट हुआ नेट के लिए, और जेआरएफ के लिए आप देखेंगे सिर्फ 56 बच्चा सिलेक्ट होता है। पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा ही कम है इकोनॉमिक्स, उसमें 22,000 बच्चा अपियर किया। तो उसका जो रिजल्ट है वो प्रोपोर्शनेटली वैसे ही गिर जाएगा कि अगर पॉलिटिकल साइंस में इतना अपियर करके इतना सिलेक्ट हो रहा है तो इकोनॉमिक्स में 22,000 अपियर करके उसमें से 1400-1500 सिलेक्शन हो रहे हैं। जेआरएफ जो है 213 स्टूडेंट्स का हो रहा है। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिसमें कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स अपियर करते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट उनकी कट ऑफ्स भी जो है इजीली मैनेजेबल होती हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी गिर रहे हैं। इस लिस्ट को देख के आपने जो है वहम में नहीं आना है। फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है। लेस नंबर ऑफ सिलेक्शंस का ये कतई मतलब नहीं है कि उस सब्जेक्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस इसका इतना मतलब है कि उस सब्जेक्ट में कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं तो उसमें से टॉप 6% स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जैसे कि इंडियन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं। मैं अगर बात करूं मैथिली की, बंगाली की, कन्नड़ा की, तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। सोशल वर्क है, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी है, इनके अंदर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अपियर करते हैं। बंगाली में जैसे जून साइकिल में सिर्फ 3000 बच्चे अपियर किए थे, ठीक है। कन्नड़ा में फॉर एग्जांपल सिर्फ 2300 स्टूडेंट्स ने अपियर किया था, ठीक है। सिमिलरली और बहुत सारी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस आ जाती हैं हमारे पास, जैसे कि आप मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत ले लो, इन सभी में 2-3 हजार बच्चों ने अपियर किए। अब मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर दिखाती हूँ। इंग्लिश में आप देखेंगे 37,000 स्टूडेंट्स ने अपियर किया है। बेस्ड ऑन दैट नंबर ऑफ सिलेक्शन भी ज्यादा हो गए हैं एंड नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन जेआरएफ भी ज्यादा हो गया है। अब ये आपको अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहते हैं। बेसिकली आपको ये देखना है कि किस सब्जेक्ट से आपको प्यार है, क्योंकि उस सब्जेक्ट को आप मास्टर्स में 2 साल बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आप उसमें नेट क्वालिफाई करेंगे, नेट के लिए पढ़ाई करेंगे। आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो अपने जीवन के अच्छे खासे 30, 35, 40 साल आप उस सब्जेक्ट को डेडिकेट भी करने वाले हैं। हो सकता है आप उसी सब्जेक्ट में हायर रिसर्च में भी जाएं। तो अगर आप अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन एक प्रोसीजर में है, उस डिलेमा में है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने सिलेक्ट हो रहे हैं ये आपका क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से आप बेहद मोहब्बत करते हैं, किसको अपनी जिंदगी में अगले 30-40 साल आप प्यार कर सकें, आप उस सब्जेक्ट को झेल सकें। कभी आप बॉर्डम से भी गुजर रहे हैं, मोनोटनी से भी गुजर रहे हैं, तब भी उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आए। ऐसे सब्जेक्ट की तरफ मेहनत करें, क्योंकि फिर अगर आप उससे प्यार करेंगे, आप उसमें एक नेचुरल इंटरेस्ट शो करेंगे, तो फिर चाहे उसमें 1 लाख बच्चा भी अपीयर कर रहा हो, आप टॉप 6% में जरूर आएंगे। ठीक है जी, तो ये था मेरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET Ara 24/7 को। थैंक यू।